संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम जुलाई के द्वितीय पक्ष में हैं और इस पखवाड़े में जो बहुमूल्य कार्य किसानों द्वारा किए जा रहे हैं खेती बाड़ी के, तो इस पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कृषि विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री सीपी श्रीवास्तव जी। तो डॉक्टर श्रीवास्तव जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस समय खरीफ मौसम में जो दलहन और तिलहन की खेती होती है, तो इसमें कौन कौन सी फसलें महत्वपूर्ण हैं दलहन और तिलहन की, और किसानों को आप जानते हैं कि दलहन और तिलहन हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती भी है, दलहन और तिलहन का उत्पादन हमारे लिए चुनौती भी है। तो इस समय कौन कौन सी खरीफ में दलहन और तिलहन की मुख्य फसलें बोई जाती हैं जिसे किसानों को किया जाना चाहिए? देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि खरीफ की जो दलहनी फसल है जी, उसमें उर्द जी, मूंग जी, ये दो महत्वपूर्ण हमारी फसल है, क्योंकि जून के लास्ट में हम अरहर की बुआई कर देते हैं। जी जी। तो खरीफ की वैसे प्रमुखता से देखी जाए बड़ी फसल के रूप में तो अरहर, जिसको तूर कहते हैं, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस समय उर्द और मूंग जो ये समय चल रहा है, अरहर की बुआई किसान भाई कर चुके हैं, बढ़वार भी होने लगी है जी। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वो उन किसानों को मैं ज़रूर नमन करता हूँ जो दलहनी खेती को अपने खेतों पर महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जी जी जी। अब जो अरहर की बुआई कर चुके हैं किसान भाई, और इस समय ज्वार और बाजरा जो मिलेट्स के रूप में इस साल सरकार द्वारा काफ़ी व्यापक स्तर पर इसको प्रचारित प्रसारित किया गया है, श्री अन्न को, उसके मध्य में हम अपने मूंग को और उड़द को स्थान दे दें तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी आप उड़द और मूंग के कुछ किसान भाई खेत अपना अलग से रखते भी हैं कि इसमें हम मूंग लेंगे, इसमें उड़द, और वो खेत ऐसा होता है कि उसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खरीफ का मौसम है। पानी कभी अधिक बरस गया, कभी कम बरसा, या कहीं से बह करके जो हमारे निचले खेत होते हैं, जो लो लैंड हम लोग बोलते हैं, वहां पर भी पानी बह करके आ जाता है, तो वहां पर मूंग और उड़द की खेती नहीं करनी चाहिए। यानी कि दलहनी फसलों को अकेले अकेले भी बो सकते हैं और सह फसली के रूप में, सह फसली के रूप में बोएं तो एक फसल यदि हमारी कहीं ना कहीं प्रभावित होने की उम्मीद होती है तो हमें दूसरी फसल मिल जाती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दलहनी फसलें हमेशा हमको कुछ न कुछ दे के ही जाएंगी। बिल्कुल सही। यदि फलियां नहीं लगती हैं तो गांठों से नत्रजन मिल जाता है, पत्तियां उनकी मिल जाती हैं तो वो कई बार चारे के रूप में आ जाते हैं, चाहे उड़द की हम बात करें चाहे मूंग की बात करें। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि इनसे हरी खाद भी तैयार हो जाती है। जब यदि कई बार गड़बड़ होने लगती है फसल तो उसको पलट दिया जाता है, या फलियों की तुड़ाई के बाद भी हम अपने मूंग और उड़द की फसल को पलट दें तो हरी खाद के रूप में, यानी देखें कई तरह से इसका लाभ ही लाभ है। तो हमें करना यह है कि मूंग और उड़द की बुआई जो जुलाई माह में किसान भाइयों को करने के लिए कहा जाता है, इस समय अच्छी अच्छी प्रजातियों के बीज आ गए हैं, उनकी बुआई वो कर दें। केवल सावधानी ये रखें कि वो खेत निचला नहीं हो, जिससे कि जल जमाव की स्थिति, जल जमाव होगा तो वो गल जाएगी। अच्छा, दूसरा ये एक बात ध्यान रखें कि यदि राइजोबियम कल्चर एक आता है, काले रंग का पाउडर होता है, ये बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, ये रसायन से मुक्त होता है, इसमें कोई रसायन नहीं होता है, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। उड़द की बुआई के लिए या मूंग की बुआई के लिए इस कल्चर को ऊपर पाउडर डाल दें और पाउडर डाल करके हल्का सा उसमें नम कर दें, उस पे अंजलि से ही पानी छिड़क दें और छिड़कने के बाद हाथ से उसको धीरे धीरे मिला दें। मिलाने का तरीका मेरे ख्याल से किसान जानते हैं कैसे, गर्म कई बार उसको रगड़ देते हैं। जी जी, कल्चर जो बनाने का तरीका है वो तो किसान भाइयों को पता है, उसका प्रयोग करके बोएं तो उससे क्या होगा कि जो एक तो बढ़वार अच्छी होती है और नत्रजन की मात्रा मिलती है और गांठें भी अच्छी बनती हैं। गांठों का मतलब यह है कि जड़ों में जो गांठें बनती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको उससे नत्रजन का स्थिरीकरण होता है। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ इस समय हमारा जो तिलहनी फसल है
तिलहनी फसल का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान सीधे सरसों पे जाता है जो रबी में बुआई होती है, अब और मूंगफली कड़वा है। तेल ही याद आता है। जी, जी, लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में आप बिल्कुल कह रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रांत में मूंगफली के तेल का ज्यादा प्रयोग, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे प्रांत में भी प्रचलन होने लगा है। पहले हमारे यहाँ मूंगफली बहुत बोई जाती थी, बहुत बोई जाती थी और अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन देखिए उसमें उकठा बीमारी एक आई और सफेद गिडार आया। ये पूरा दोनों हमारे मूंगफली को नष्ट कर दिया और हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गए। लेकिन अब भैया मैं ये कहूंगा कि मूंगफली और तिल, ये दोनों तिलहनी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण नहीं, और ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि अब वो नहीं लग रहा, अब बीमारियां नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। जैसे लोग अभी आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं कि कहते हैं कि भैया खुला जानवर से कैसे बचेंगे। हम लोगों ने अनुभव किया है, तिल की खेती करें या बॉर्डर पे लगा दें तो उसमें उनकी पत्तियों में एक हींक सी आती है और उसको जानवर नहीं खाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है तिल, आपने चर्चा की। और तिल जो है, जैसे मौसम में जैसे बारिश कम अगर हो रही है, बिल्कुल पिछले साल लाभ मिल सकता है। बिल्कुल पिछले साल भी जो है लोगों जिन्होंने तिल बोया था बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था। अच्छा, इसकी बुआई आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। अब पानी कम बरस रहा है जिन क्षेत्रों में, वहां पर मैं ये कहूंगा कि या उपरहार वाले खेत हैं, उपरहार में बोए। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तो एक अध्ययन आया है उत्तर प्रदेश में कि इसके कुल 6 ही 7 ऐसे देश हैं जहां तिल की खेती होती है। अच्छा। और 20% जो तिल का उत्पादन की आपूर्ति करता है पूरे विश्व में, वो भारत है। और भारत में भी गुजरात हुआ, इधर बगल में महाराष्ट्र है और उसके बगल में राजस्थान और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी तिल की खेती बहुत अच्छी होती है। हमारी जो जमीन है वो तिल के लिए बहुत ही मुफीद है, उपयुक्त है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी कम बरसा है वहां पर तिल की अच्छी प्रजातियां, जो रोग नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगते हैं, ऐसी ऐसी प्रजातियां हमारे बीच में आ गई हैं, उनकी वो बुआई करें। काला तिल और सफेद तिल, 2 तरह का तिल होता है। देख रेख की बहुत आवश्यकता नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, पानी की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भैया। और मैं तो एक बात और जोड़ दूं, यदि उसमें उर्वरक के जगह पे केवल जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग कर दें तो वो जैविक हो जाएगी। और जैविक की तिल की इतनी ज्यादा मांग है कि उसको खाद्य में, उसको दवाइयों के रूप में तरह तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आप देखें कि हम लोग ये सब चर्चा तो कर लिए, उड़द भी बोआ दिए, मूंग भी बोआ दिए। जब पशुधन नहीं होगा तो हमारा सब का सब काम रुक जाता है। और पशुधन के लिए चारा बहुत जरूरी है। और खरीफ में चारा की बुआई किसान भाइयों को अपने पूरे खेत के एक टुकड़े में जरूर करना चाहिए। जो दुधारू जानवर हैं हमारे, जो दूध देने वाली, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उनके लिए यदि हरा चारा मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब जाड़े के दिनों में तो बरसीम की बात हम लोग कर लेते हैं, लेकिन खरीफ में जैसे जई है, ज्वार है, जी जी जी, ये जो फसलें हैं, इनकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं, चारे के रूप में पशु बड़े ही स्वाद के साथ खाते हैं। तो चरी की बुआई का समय चल रहा है, चरी की बुआई कर लें। ज्वार की बुआई कर लें। ज्वार की कुछ प्रजातियां केवल चारे के रूप में प्रयोग की जा रही हैं, उनकी बुआई किसान भाई करें। और भी तरह तरह के जो ये हमारे फाडर, जिसको हम चारा कहते हैं, उसमें फसलें किसान भाई लेने लगे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि चारे की फसल को जरूर अपने खेत पर एक स्थान दें। और जानवर के बगैर किसानी अधूरी है। जब जानवर रहेगा तो जीवामृत बनेगा, बीजामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा, उसका प्रयोग हर फसलों में किया जाए। दूध जो है वो के लिए पशु चाहिए ही चाहिए। दूध के बिना हम अधूरे हैं। और खेती के लिए गोबर की खाद चाहिए। गोबर और गौमूत्र के बिना हम अधूरे हो गए। तो ये जो है श्रीवास्तव जी, एक चीज और भी है, जो हमारे उद्यान की फसलें हैं इस समय, और जैसे आम जो है उसकी फसल अब लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन पेड़ हैं तो उनके रखरखाव के लिए किसानों को जो है, भैया मैं तो ये कहूंगा कि देखें, पिछला महीना ही अभी बीता है, अभी थोड़ा समय बचा है जी। जो आम के बागवान हैं या अमरूद के बागवान वाले लोग हैं, जी, जी। उनके बीच में वो एक हल्की जुताई करके और हल्दी लगा दें, सूरन लगा दें इस समय। तो दीपावली के आसपास जाकर के हमारे अच्छी अच्छी प्रजातियां, काशी एक प्रजाति है, इतना अच्छा बेहतरीन उत्पादन देती है। तो उनको सूरन मिल गया। इधर आम की तोड़ाई खत्म हो गई तो लोग कहते हैं भाई आम के बाग में अब क्या करें। लेकिन आम के बाग में आप दोहरा तेहरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें सफसली के रूप में लें, हल्दी लें। अच्छा, अदरक का दाम इस समय कितना ज्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं छाया में हमारी कोई फसल नहीं होती है, बाग में कोई फसल नहीं होती। लेकिन जिन फसलों का नाम हम लोग ले रहे हैं, चाहे हल्दी हो, चाहे सूरन हो, चाहे अदरक हो, इनको छाया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छा उत्पादन
उनसे मिलने लगता बिल्कुल है। सही है। एक चीज और भी, ये तो बागवानी की बात हो गई, इसमें मतलब खेतों में जुताई करके बागों में, और उसके बाद जो है ये सब हो इनकी सकते बुआई हैं। करते हैं। इसके अथवा अतिरिक्त जो है, जो शहर के किनारे के इलाके हैं, इस समय पूजा के लिए फूल, पूजा का समय भी सावन का चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फूलों की खेती के लिए भी ये सबसे मुफीद समय है। जिन किसान भाइयों ने गुलाब की वाटिका लगा रखी है, जी। वो गुलाब की वाटिका की इस समय, रजनीगंधा भी है। इस समय छटाई कर दें सर। हाँ, हाँ। छटाई कर दें, इस समय किल्ले आएंगे, ताकि उनको अगले दूसरे माह से बड़े फूल की साइज मिलेगी, उसमें बिल्कुल सुगंध सही। एरोमा भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही उसके है। अलावा रजनीगंधा और तरह तरह के फूल है, गेंदा है, गेंदा की इस समय बेहन तैयार करके किसान भाई उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सही और है। गेंदा तो आप ये देखें कि गेंदे का तेल इस समय इतना अच्छा काम करने लगा है कि हिमाचल प्रदेश के किसान भाइयों ने उसी से अपनी आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए गेंदे की खेती करने लगे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। हमारा प्रदेश की जो जमीन है, जो जलवायु है, वो गेंदे की खेती के लिए, गुलाब की खेती के लिए और रजनीगंधा के लिए बिल्कुल मुफीद है। इस तरफ भी हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसानों को वह हर उपक्रम करना चाहिए जिससे उनको अच्छी आय जो है लगातार अच्छी आय होती हो रहे। और जमीन का उपयोग हो जाए। अच्छा, इस समय जो है जैसे मधुमक्खी, ये मधुमक्खी पालन की भी बात है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, और मधुमक्खी पालन की मैंने चर्चा की। तो किसान भाइयों को इस समय बारिश के मौसम में कहा था, जैसे मधुमक्खियों का है, मधुमक्खियां जो है बारिश में उड़ती नहीं है, जी, जी, तो उनके जी। लिए चीनी का घोल आदि की व्यवस्था करनी हाँ, बना पड़ती है। करके जहां पर उन लोगों ने अपने मधुमक्खियों के लिए बॉक्स लगा रखा है। बस ध्यान दें कि बारिश जो है भीगे नहीं। हाँ, भीगे ना, और वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम बिल्कुल चीनी सही का है। घोल या गुड़ का घोल बना करके किसान भाई रखते हैं, जी। तो वो भूले ना, बस यही कहना है, उसको याद रखें। अच्छा, इसके अलावा जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो वहाँ साफ सफाई का जो है अच्छा व्यवस्था। बिल्कुल देखें, बारिश बारिश के दिनों में एक सबसे बड़ी जरूरी बात ध्यान रखना चाहिए कि जो फफूंदी वाले रोग हैं, ये बहुत तेजी से फैलते हैं, बिल्कुल और सही। उनके लिए बड़ा ही उपयुक्त समय रहता है। बिल्कुल सही। तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हम अपने घरों में, अपने जो हमारे रसोई होते हैं, घर होते हैं, बिल्कुल। उनको भी अपने शरीर को 2 बार 3 बार स्नान करके साफ रखें। अपने पशुओं, जहां पशु हमारे बांधे जाते हैं, वहां पर भी इस समय उनके खुरों पे इतने कीचड़ और गंदगी हो जाती बिल्कुल है सही कि है। फंगस वाले जो बीमारियां हैं वो फैलने की। तो सफाई का तो खरीफ के मौसम में, यानी बारिश के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुपालन में भी इस समय गला घोंटू और सारे रोग जो है। हाँ, इसीलिए वैक्सीनेशन का सप्ताह अब अगले माह से शुरू हो जाएगा। हाँ। उसको भी स्मरण में रखें कि सरकार के द्वारा जितने भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उनमें वो जरूर अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं, जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहें। बिल्कुल स्वस्थ रहें, पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था करें और उनको टीकाकरण करा दें, ताकि वो जो है स्वस्थ रहें। मत्स्य पालन में तो अब इस समय मछलियों के जो है ब्रीडिंग का समय आ ब्रीडिंग का रहा है। समय है इस समय, और पानी बारिश होती रहे तो जितने भी हमारे तालाब या पोखर में जो ये मछली पालन के लिए भाई लोगों ने अपना चिन्हांकित कर रखा है, उन क्षेत्रों को बस सुरक्षित रखें। मछली इस समय नहीं मारनी चाहिए, मछली डालने का समय है। हाँ, मछली के बच्चों के डालने का समय। तो मछलियों का ध्यान रखें, उनके ब्रीडिंग का समय है, और उनको जो है बीज तालाबों में डालने का समय है। जी जी जी। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं समझता हूँ किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। हम जो है आगे भी चर्चा इसी करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।